कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आई होप कि आपकी एनर्जी जो है वो फुल ऑन मोड में है। वो इसलिए क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके न्यू सब्जेक्ट के साथ, दैट इज योर बिजनेस लॉ। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ को और समझेंगे इसके बारे में कि ये क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो भी हम एक्ट्स पढ़ेंगे ना, वो सारे एक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि जब मैं इनको पढ़ाऊँगी तो मैं इनको इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने वाली हूँ ना कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल में आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट, सो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 1 पार्ट 1 से, जो कि हमारा बेसिक होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चलो एक ओवरव्यू देते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बिजनेस लॉ क्या है। अब आप बताओ क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है बिजनेस लॉ, मतलब वो लॉ जो किसके लिए बनाया गया है, बिजनेस के लिए बनाया गया है। आप देखते हो बहुत सारे कानून हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, और ये स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया गया है, बिजनेस के लिए बनाया गया है। मतलब कि बिजनेस कैसे वर्क करेंगे, वो कैसे डील करेंगे, ठीक है, उनको कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं जो गवर्न करेंगे, वो सब आप इस लॉ के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ के पहले एक्ट से। मतलब इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, एक एक्ट से नहीं बना है, बहुत सारे एक्ट्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आप ये सारे एक्ट पढ़ोगे। तो आज जिस एक्ट के साथ जो कि बेस है, ठीक है, जो कि बेस है बाकी सारे एक्ट्स के लिए, वो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे क्वेश्चंस बहुत भर भर के पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, और बेसिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक वाली यूनिट से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तो बेटा ये क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये क्यों आया, ये सब समझ लेते हैं। देखो 1872 में ये एक्ट आया। सबसे पहले तो आप ये सन याद कर लो कि 1872 में ये है, क्योंकि बच्चे भूलते हैं। ठीक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुना होगा। हाँ यस मैम सुना है, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं हम। तो आपके माइंड में क्या आता है बेटा, क्या आप सोचते हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम डील हो रही है, एक हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तो हम डीलिंग करते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट। देखो नॉर्मल लैंग्वेज में हम डीलिंग को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बट जो ये लॉ है ना, इसकी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक मीनिंग है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या सिर्फ कोई भी डील कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या कोई स्पेसिफिक डील ही कॉन्ट्रैक्ट है, जो डील कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी चीज़ें आपको ये चैप्टर सिखाने वाला है, क्योंकि जब आप आगे जाके बिजनेस करोगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब तुम किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कब सही माना जाएगा, कब कोर्ट उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सबसे कौन सा डील करता है हमारा एक्ट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। किसने पास किया, ये जनरल इंटरव्यू है, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन है इसका कि ये कहाँ से आया, किसने पास किया, नॉल ये पता होना चाहिए आपको नॉलेज पर्पज के लिए। ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया में पास हुआ एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो आप कि किस पे बेस्ड है, इंग्लिश कॉमन लॉ पे। मतलब देखो 1972 जब भारत आज़ाद नहीं था तब ये एक्ट आया। जब अंग्रेज थे ऑफ कोर्स बिजनेस बढ़ रहा था, तो कोई कानून तो चाहिए था ना जो इन बिजनेस को देखे, गवर्न करे, बताए कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें क्या करना है, यहाँ पे भी बिजनेस लॉ इन्फोर्स करना है। ये बेस किस पे था, इंग्लिश कॉमन लॉ। मतलब इनके वहाँ पे भी क्या हो रहा था, इनके जो ब्रिटिशर्स थे इनकी अपनी कंट्री में भी दिक्कतें आ रही थी। दिक्कत कैसी आ रही थी, मतलब देखो ना, उनके वहाँ भी बिजनेस थे, कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, लेकिन इतना बड़ा
कंट्री, वहाँ पे भी अलग अलग शहर में अलग अलग कचहरी, सारे जजेस अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे थे, डिसीजन दे रहे थे। मान लो कोई एक केस हुआ, ठीक है, एक शहर में उस पर कोई और सजा दी गई, मान लो दूसरे शहर में इनके यहाँ कोई और दी जा रही थी। तो इन अंग्रेजों को लगा अपनी कंट्री में कि यार ऐसे काम नहीं होगा, हमें एक कॉमन ही डिसीजन चाहिए, ठीक है, हर जगह उसी बात पे अगर बात हो तो सारे जज एक ही डिसीजन सुनाए, ऐसा नहीं कि यहाँ के कुछ और बोलते हैं वहाँ के कुछ और बोलते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम डिसीजंस को कॉमन करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो भी केसेस कोर्ट में आएंगे जजेस सुनेंगे, और सिमिलर जब भी कोई केस किसी और कोर्ट में जाता है तो वही डिसीजन सुनाया जाएगा जो पहले जज ने एक केस में उसी केस से रिलेटेड किसी कोर्ट में सुनाया था, मतलब ये डिफरेंस नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए ये लोग अपना कॉमन लॉ लेके आए। तो उसी के प्रिंसिपल पे बेस पे इन्होंने इंडिया में भी बिजनेस लॉ इंट्रोड्यूस किया, इंडियन बिजनेस के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको टालमटोल करके, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि ये एक्ट आया कैसे और कहाँ पास हुआ, ठीक। ये जो एक्ट है ना, ये क्या इंडिया में सब जगह एप्लीकेबल है, मतलब सारे स्टेट में है, क्योंकि हम सुनते आते थे पहले से जम्मू कश्मीर में एक्सेप्ट, बट आपको याद रखना है कि सब जगह है, मतलब जम्मू कश्मीर अब कहीं छूटा नहीं है, कश्मीर टू कन्याकुमारी हर जगह ये एक्ट क्या है आपका एप्लीकेबल है, राइट। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। ये एक्ट बेटा इफेक्ट में कब आया, ये एक्ट आया आपका 1 सितंबर 1872 से पूरे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लागू कर दिया गया। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो भी इंडिया में होने लगे उन पे ये एक्ट अप्लाई होने लग गया, ठीक है। तो हमने ये जनरल इंट्रो लिया है कि क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमने बताया कि हाँ भाई बिजनेस आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते तो पता होना चाहिए हमें कौन से वैलिड है कौन से वैलिड नहीं है। भाई आप इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर जाओगे कल को कोर्ट आपको कोई मदद नहीं करेगा तो कहाँ जाओगे, नुकसान होगा ना। तो ये एक्ट आपको बताएगा वो सारी चीज़ें, सिखाएगा आपको। फिर मैंने बताया कि ये कब आया, इन्फोर्स कब हुआ, किसने पास कराया इसको, कहाँ कहाँ ये लागू होता है, ठीक है। ये सारी बेसिक हो गए इसका इंट्रो, जो आपको बस एक नॉलेज पर्पस के लिए पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज किसके बारे में, इज ऑल अबाउट द इंट्रो पार्ट, राइट। ओके, अब हम आएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि होगा कि आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझा, थोड़ा इंटरेस्ट आया, अच्छा हाँ हम बिजनेस करेंगे, हम डील करेंगे, तो हम भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो कैसे पता चलेगा मैम कॉन्ट्रैक्ट सही है नहीं है, क्या पता होता है, क्या क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या होना जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सिर्फ डील कॉन्ट्रैक्ट है या क्या कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, और ये एक्ट एक एक करके तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, मतलब 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग डिफाइन करता है। ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऐसी एग्रीमेंट जो क्या है लॉ के थ्रू इन्फोर्स्ड है, लॉ के थ्रू तुम उसको इन्फोर्स करवा सकते हो। अब माइंड में आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल टर्म है, क्योंकि भाषा लॉ की है, कानून की भाषा इतनी आसान नहीं होती है ना, हमें समझना होगा उसको, एक एक करके हम समझेंगे। तो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जैसे मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, मान लो मैं तुम्हें बोला कि आप एक काम करो, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो ना तो मैं आप सबके घर में एक एक पिज्ज़ा डिलीवर करवाऊंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तो आपको क्या लगता है, ये जो मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ और आप कह रहे हो हाँ ठीक है मैम हम ऐसा करेंगे, हम वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हमारे बीच में डील हो रही है ना, तुमने कहा ना कि डील होती है, तो डील ही तो हो रही है ना मेरे आपके बीच में, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है। अभी एक वर्ड यहाँ पे आया इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्या तुम मुझे, अगर मैंने तुम्हें नहीं दिया पार्टी, मतलब तुम्हारे घर पिज्जा नहीं डिलीवर कराया मान लो, तो क्या आप मुझे कोर्ट तक लेके जाओगे, पॉसिबल है क्या आप मुझे कोर्ट तक ले जा सकते हो। अरे क्या आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाओगे, बोलोगे कि हमें पिज्जा नहीं मिला, तो वीडियो लास्ट तक देख के आए हैं, नहीं ना। तो कोई भी एग्रीमेंट लॉ के थ्रू इन्फोर्स होना जरूरी है। एक चीज तो तुम्हारे दिमाग में भी क्लिक हुआ होगा कि अगर कानून उसको इन्फोर्स कर दे, मतलब उसके
लिए तुम्हारे लिए स्टैंड ले, डिसीजन देने को तैयार हो जाए, तो वो क्या है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब मेरे आपस के बीच में जो हमारी डीलिंग हुई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि तुम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, है ना। लेकिन अगर मान लो कि तुमने अमेजोन से कोई मोबाइल फोन मंगाया, ठीक है, और कल को वो फोन की जगह तुम्हें पत्थर देके चले गए, ऐसा केस हो रहे थे ना, मान लो तुम्हें पत्थर देके चले गए, आप यहाँ बताओ कि क्या तुम अमेजोन के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? हाँ मैम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कितने केसेस हुए थे, लोगों ने एक्शन लिए थे, है ना, पुलिस कंप्लेन हुई थी, न्यूज़पेपर में आया था, और उनको रिफंड भी मिला। तो मतलब ये क्या था, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ था कि तुमने उससे कहा कि हम आपको पैसा देंगे, उसने तुमको कहा कि हम प्रोडक्ट देंगे, और जब प्रोडक्ट नहीं दिया तो तुमने एक्शन ले लिया। तो इसका मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना क्या है, बहुत जरूरी है। बट नाउ द थिंग इज कि एग्रीमेंट क्या होती है ना। एग्रीमेंट क्या, हमने आपस में डील कर लिया, ये एग्रीमेंट हो गई, या कुछ स्पेसिफिक चीज एग्रीमेंट है? चलो उस सबको हम ब्रेक डाउन करेंगे। हमने एक पहले ओवरव्यू ले लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको डेफिनेशन से याद रखने हैं वो क्या है कि ये एक एग्रीमेंट है, और दूसरा ये लॉ के थ्रू क्या होगी, इन्फोर्सेबल होगी। एग्रीमेंट मतलब हमारे बीच में जो भी तय हुआ वो आप लॉ के थ्रू इन्फोर्स करा लेना, अगर किसी भी पार्टी ने एक्शन करने से परफॉर्म मना कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं कि एग्रीमेंट क्या होती है, एक एक करके हम इसके टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करेंगे कि एग्रीमेंट क्या है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने आपको ब्रीफ बता भी दिया है, आपके माइंड में थोड़ा बहुत क्लिक भी किया होगा, बट हम इसको और अच्छे समझेंगे। तो देखो सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये डेफिनेशन दी हुई है किसकी, एग्रीमेंट की। क्या है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मीन्स every promise and every set of promises forming the consideration for each other। मतलब एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट इज बेसिकली प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब मैंने आपसे कहा ना मैं आपको पिज्जा दूंगी, आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, आई एम डूइंग व्हाट, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, या सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया, अब मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया, ठीक है मैम आपकी वीडियो लास्ट तक देखेंगे, और मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं आपको पिज्जा दूंगी, ठीक है। मतलब हमारे बीच ये एग्रीमेंट हुई, मैंने कहा आप वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको पिज्जा दूंगी, मैं आपको पिज्जा दूंगी, आपने बोला ठीक है हम वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आई प्रॉमिस। हमारे बीच में क्या हुआ, प्रॉमिस हुआ, ठीक है। एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, अब जैसे मैं बिजनेस का एग्जाम्पल दूँ, जैसे एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से क्या किया, प्रॉमिस किया कि आप जो है वो हमें टाइमली डिलीवर करिएगा, सही प्राइस पे, मतलब जो प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड हुए उस पर आप डिलीवर करेंगे, इस टाइम पे डिलीवर करेंगे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी होगी, मतलब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, मतलब बहुत सारे प्रॉमिसेस किए कि पैकेजिंग का प्रॉमिस है, टाइमली डिलीवरी का प्रॉमिस है, जो प्राइस डिसाइड उसी प्राइस पे कोटेशन का प्रॉमिस है, और आपने बोला मैं टाइमली पेमेंट करूंगा, ठीक है, दोबारा फिर से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे ही ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक प्रॉमिस नहीं है, जैसे मेरा आपका एक एक प्रॉमिस था, मैंने कहा आप वीडियो देखोगे पिज्जा दूंगी, आपने कहा वीडियो देखेंगे, है ये हमारा एक एक प्रॉमिस था। ये सेट ऑफ प्रॉमिसेस हैं, मतलब मैंने आपसे एज अ बिजनेस बहुत सारे प्रॉमिसेस किए और आपने भी मुझसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए। तो एग्रीमेंट क्या है, वो सारे प्रोमिसेस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के साथ क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंसिडरेशन। मतलब मैं आपके लिए कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ और आप मुझसे भी कुछ करने के लिए प्रॉमिस कर रहे हो, मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, तभी वो क्या होगी, एग्रीमेंट होगी। बहुत सारे प्रॉमिस ऐसे होते हैं, आप देखते होगे बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे नहीं कहते यार तुम मेरे लिए कर दो, आप कहते हो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, यार मैं तुम्हारा नोट्स लिख दूंगा, तुम बताओ तुम क्या करोगे, बोलते ठीक है यार तुम मेरे नोट्स लिख रहे हो, तुम मेरे नोट्स लिख दो और मैं तुम मेरे नोट्स लिख दो, हो जाएगा ये काम, मैं कुछ नहीं चाहता बदले में। ऐसा होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार नहीं यार तुम ऐसा कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत अच्छी बन जाऊँ, जैसे आपके कुछ दोस्त होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि यार, आप बोलते हो यार मेरा असाइनमेंट नहीं पूरा, तो मेरा असाइनमेंट कर दो, बोलते हैं हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, आप बोलते हो आप बदले में क्या लोगे, बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या मैम ये जो हमारे बीच तय हुआ कि उसने कहा मैं कर दूंगा और उसने मुझसे बदले में कुछ नहीं लिया, ये जो हमारे बीच में तय हो रहा है, क्या ये एग्रीमेंट है? तो ये एग्रीमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है,
एक दूसरे के साथ कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब कि आप मेरे लिए कुछ करो और मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, ये हम तय कर रहे हैं, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट होगी। तो एग्रीमेंट कब नहीं होगी? अगर एक तरफा है प्रॉमिस, मतलब दूसरा वाला कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है प्रॉमिस कि हम कुछ करेंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, आपके दोस्त ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा नोट्स आपने रिक्वेस्ट की कर दूंगा, उसने बदले में आपसे कुछ नहीं लिया, तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। दोनों साइड कंसिडरेशन होना, मतलब रिटर्न होना जरूरी है। दीज प्रॉमिस आर मेड रिटर्न फॉर ईच अदर, आप मेरे लिए कुछ करो, मैं आपके लिए कुछ करूँ, तो ही वो एग्रीमेंट है। बार बार मैंने इस वर्ड को आपको क्या किया, हाईलाइट किया, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या है? वो सारे प्रोमिसेस जो आप एक दूसरे से करते हो, एक दूसरे से कंसिडरेशन के लिए, मतलब इन रिटर्न कुछ लेने देने के लिए आप लोग एक दूसरे से जो प्रोमिसेस करते हो, वो क्या है? हमारी एग्रीमेंट है। और यही एग्रीमेंट, मतलब ये जो प्रोमिसेस तुमने किए एक दूसरे से कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, जब यही एग्रीमेंट क्या होगी, इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगी, तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ा था ना, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट क्लियर हुआ आपको? एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस जो हम एक दूसरे से करते हैं फॉर कंसिडरेशन, बता आप मेरे लिए कुछ करेंगे, मैं आपके लिए कुछ करूंगी, इस बात का हमने क्या किया है? प्रॉमिस किया एक दूसरे से। तो ये क्या है? एग्रीमेंट। अब आता है क्वेश्चन माइंड में कि ये प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस मतलब व्हाट इज प्रॉमिस? तो प्रॉमिस को भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है, टू बी में। वो कहता है कि व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज assent thereto, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मैंने आपको कुछ मान लो ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, और आपने मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, यही तो प्रॉमिस है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपके नोट्स जो है वो बना दूंगी, और मैंने आपको बोला कि मैं आपके नोट्स बना दूंगी, आप मुझे 500 रुपीज़ देना, और आपने बोला ठीक है डन, मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगी। तो हमारे बीच क्या हुआ? मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं तुम्हारे नोट्स बना दूंगी, तो मुझे 500 रुपीज़ देना दोगी, और आपने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रॉमिस। यही तो प्रॉमिस होता है, जब प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तभी तो वो प्रॉमिस बनता है। मान लो मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपनी स्कूटी 50,000 में बेचूंगी, और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तुम सन्न हो, तो क्या ये प्रॉमिस हो गया? नहीं हुआ। प्रॉमिस तब होगा जब तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो फिर वो प्रॉमिस नहीं है। तो एग्रीमेंट कैसे बनती है? एग्रीमेंट में हमने क्या बोला? एग्रीमेंट में हमने बोला कि वो सारे प्रॉमिस जो एक दूसरे से किए जाते हैं इन रिटर्न फॉर ईच अदर, मतलब कुछ तुम्हें चाहिए मुझे चाहिए, हमने इस वजह से क्या किया? प्रॉमिस किया। प्रॉमिस मतलब मैं तुम्हें प्रपोजल दिया, तुमने उसको एक्सेप्ट किया, और हम दोनों लोग बीच में क्या कर रहे हैं? इस जो मैंने तुम्हें ऑफर दिया और जो तुमने उसको एक्सेप्ट किया, इन दोनों केसेस में तुम मेरे लिए कुछ करने को तैयार हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हूँ, मतलब कंसिडरेशन है, ठीक है। तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, मतलब सहमति देता है, ऑन दैट प्रपोजल विच इज मेड टू हिम, उस प्रपोजल पे जो उसको किया गया, उसको दिया गया। प्रपोजल क्या हो जाता है? फिर एक्सेप्ट हो जाता है। भाई तुमने एसेंट दे दी, आपने सहमति दे दी कि हाँ ठीक है मैं ये करूँगा, तो वो क्या हो गया? वो एक्सेप्ट हो गया। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, वो क्या बन गया? हमारा प्रॉमिस। जैसे आप क्या करते हो? आप बहुत लोग को ऐसे प्रपोज करते हो, है ना? अब तो टाइम भी आ रहा है, तो क्या करते हो आप? जब आप प्रपोज करते हो तो आप ऑफर देते हो ना, जैसे ये तो थोड़ा सा अलग जा रहा है, क्या ऑफर देते हो कि ठीक है हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ऐसा 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 कैसा करेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, ऐसा करते हो ना तुम। तो आपने क्या किया? प्रपोजल किया। बहुत सारे लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं नखरे, नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मान जाते हैं, चलो ठीक है, मतलब दोनों का केस है। तो जब वो प्रपोजल जो आपने दिया, मतलब जो ऑफर दिया, जब वो एक्सेप्ट हुआ, तो वो क्या बनता है? प्रॉमिस। कहते हैं ना कमिटमेंट हो गई है भाई, हमारी कमिटमेंट हो गई है। तो हवा में होते हो आप लोग सब, कमिटमेंट हो गई है, अब तो कमिटमेंट हो गई है। कमिटमेंट कैसे हो गई है? क्योंकि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस, है ना। और अब आप अपनी उस दुनिया से बाहर आ जाओ। अभी तो बहुत अच्छा लगा आपको, बाहर आओ। अभी हम बिजनेस पे हैं, बिजनेस में भी क्या होता है? बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं। एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को ऑफर देता है कि हम आपको ये प्रोडक्ट इस क्वालिटी में, इस प्राइस पे, इस टाइम पे डिलीवर करेंगे। सब कुछ मेंशन स्पेसिफिकली, है ना, कितनी क्वांटिटी, कितना प्राइस, सब कुछ बताएगा स्पेसिफिक।
आप ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, आप लेंगे, और आप क्या दूसरा बिजनेस कहता है यस, क्लाइंट कहता है यस, गो अहेड, हम रेडी है पेमेंट करने के लिए टाइमली। तो ये जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तब वो क्या बनता है, प्रॉमिस। और यही प्रॉमिस क्या है, कंसीडरेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब वो बिजनेस कह रहा है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट इस क्वालिटी बेस्ड प्राइस पे दूंगा, और आपने बोला हाँ मैं आपको इसके बदले वो प्राइस पे करने को तैयार हूँ, आप कुछ देने को तैयार हो, वो कुछ और करने को लिए तैयार है। मतलब एक दूसरे के लिए जब रिटर्न हो रहा है उस प्रॉमिस में इन्वॉल्व है, तो वो हमारा बनता है एग्रीमेंट। क्लियर हुआ? हमने बहुत ही बेसिक से इसको अंडरस्टैंड किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, और बेटा बहुत ही आराम आराम से भी पढ़ो, क्योंकि ये सारी चैप्टर ना बार बार रिपीट होंगे, अभी फिर आगे तुम प्रॉमिस में घूमोगे, तो आपको पता होना चाहिए। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो मैम अब ये बताओ, एग्रीमेंट तो हमें समझ में आया कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, जैसे हमने आपस में भी प्रपोजल करके और एक्सेप्ट कर दिया, हमारी कमिटमेंट हो गई, ये एग्रीमेंट है कि नहीं मैम? हाँ बेटा ये एग्रीमेंट है। बट तुम खुद बताओ, ये जो तुमने किया अभी, क्या तुम कोर्ट वोट में लेके जा सकते हो? ऐसा होता नहीं है, तुम जैसे अब तुम गम अवस्था में जाते हो, को भवन में जाते हो, जब आपका तो फिर ये बताओ कि जब वो होता है, मतलब समझ रहे हो ना, तो फिर क्या आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हो? नहीं ना, वो हो सकता है क्या पॉसिबल? नहीं। लेकिन अगर मैंने जैसे अमेजोन का एग्जांपल दिया, या तुम अभी देखते हो जोमेटो, तुम ऑर्डर करते हो, वो खराब आता है, तो तुम तुरंत कहते हो कि आप रिफंड दीजिए, वो रिफंड कर देते हैं, है ना? नहीं करेंगे तो तुम कोर्ट तक जा सकते हो, कोर्ट सुनेगा उसको। तो मतलब वो एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्स होंगी ना, कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगी। ये जो आपने उधर किया ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, कानूनन कोई कार्रवाई करवा ही नहीं सकते हो। लेकिन जब आप करवा ले जाओ उस पर कोई कानूनन कार्रवाई, तो वो होगा इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो मतलब वो एग्रीमेंट, सिर्फ वो प्रोमिसेस जो हमने एक दूसरे के साथ कंसिडरेशन के लिए किए हैं, रिटर्न फॉर ईच अदर के लिए किए हैं, जब वो प्रोमिसेस लॉ इन्फोर्स करने के लिए तैयार हो जाए, मतलब उसके लिए कानून खड़ा हो जाए तुम्हारे लिए कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, गलत होगा हम तुम्हारा साथ देंगे, है ना, तो वो एग्रीमेंट हमारी क्या बनती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए इसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ when the law recognizes it and the court can compel the parties to perform their promises and provide a legal remedy in case of breach। मतलब क्या हो गया, उड़ गया ना दिमाग से? देखो मतलब क्या है, बोल रहा है कि एग्रीमेंट लॉ के थ्रू इन्फोर्स तब होंगी, ठीक है, जब लॉ उसको रिकॉग्नाइज करे, मतलब कानून कहे कि हाँ ये ऐसी एग्रीमेंट है जो कोर्ट तक आ सकती है और इस पे कानून कार्रवाई करने का हक है कोर्ट को, वो करेगी, ठीक है, जब लॉ उसको रिकॉग्नाइज करेगी। और कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो दोनों पार्टीज को क्या कर सकती है, कंपेल कर सकती है, मतलब प्रेशराइज कर सकती है कि आप अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करिए, अदरवाइज हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। जैसे कि अमेजॉन, तुमने गलत प्रोडक्ट दिया तो कोर्ट के पास ये अधिकार है, वो उसको कंपेल कर सकती है अमेजॉन कंपनी को कि आप इस कस्टमर का रिफंड करिए, अदरवाइज आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वो आपको लीगल रेमेडी दे रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हुआ, ब्रीच मतलब टूटा, तो लॉ आपके लिए खड़ा रहेगा और आपको उस केस में मदद करेगा। तो वो एग्रीमेंट जो लॉ रिकॉग्नाइज करे और पार्टीज को कंपेल करे कि आप क्या करो, सामने वाले को सॉल्यूशन दो, रेमेडी दो, ठीक है, उसके लिए जो भी गलती की है उसको सुधारो, वो कंपेल कर सकती है अगर पार्टीज को, तो वो एग्रीमेंट ही हमारी क्या बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। ये बात दिमाग में डालो। तो इसका मतलब आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे कि सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, सारी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, फिर से दिमाग में जोर डालो, इसलिए नहीं होती क्योंकि सिर्फ वही एग्रीमेंट जो आप लॉ से इन्फोर्स करा सकते हो, मतलब जिसके लिए कानून तुम्हारे लिए खड़ा हो, ठीक है, जो कहे कानून कहे कि हाँ यार तुम्हारे साथ इसमें गलत हुआ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, पार्टी को फोर्स करेंगे कि तुमको सोल्यूशन दें, वो एग्रीमेंट ही सिर्फ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसका मतलब सारी नहीं होंगी, ठीक है।
तो इन सिंपल वर्ड, इफ अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म, द एग्री पार्टी कैन गो टू द कोर्ट, देन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब अगर पार्टी ने अपना काम नहीं किया, जो प्रॉमिस उसने किया तुमसे वो बीच में मुकर गया, उसने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, और जो पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ वो अगर कोर्ट जा सकती है उस केस में, उसको लगता है हाँ ये कोर्ट मेरा सुनेगा, ये मुद्दा है कोर्ट जाने तक का, और कोर्ट वो बात सुनता है, तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट क्या है, लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल है। अब जैसे आपका ही वो वाला केस हुआ, आप कहाँ कोर्ट जा सकते हो, आपके घर में ही कोर्ट लग जाएगा, ठीक है। तो कौन सी एग्रीमेंट है मैम जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और कौन सी नहीं है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ने, आप हमें बता दीजिए ताकि हम आगे सतर्क रहेंगे। तो देखो वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कौन सी होती है, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल एग्रीमेंट। कोई भी ऐसी एग्रीमेंट है जो बिजनेस से रिलेटेड है, कमर्शियल से रिलेटेड है, वो सब क्या है, आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो अगर वहां कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो है ना। जॉब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आप कहीं जॉब करते हो वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अगर वो लोग करते हैं तो आप उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो, कोर्ट सुनेगा, ठीक है। रेंट और लीज एग्रीमेंट, आप रेंट में रहते हो, कल को रेंट किराएदार आपको मकान मालिक आपको घर से निकाल दे, तो आप एक्शन ले सकते हो कि हमारा रेंट एग्रीमेंट हुआ था, हमने इसका पेमेंट किया, आपने देखिए डेट मेंशन है यहाँ पे, कैसे निकाल सकते हैं। तो वहां पे कोर्ट आपको क्या करेगा, रेमेडी देगा, है ना, पार्टी को फोर्स करेगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप इसको ठीक करिए। सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, कोई ऐसी एग्रीमेंट जहां पे कोई चीज बेचे खरीदी गई हो, तो इन सब में तुम कोर्ट जा सकते हो। अब बहुत सारे आप सुनते हो केसेस कि किसी ने कहा था कि हम आपको ये गुड सेल करेंगे, नहीं आया, टाइमली डिलीवर नहीं हुआ, तो लोग एक्शन लेते हैं, कोर्ट कार्रवाई करवाते हैं, एक्शन लेते हैं। तो ये सारी एग्रीमेंट क्या है, लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, सेल परचेज से रिलेटेड हो, जॉब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, रेंट एग्रीमेंट हो, ये सब इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो मैम कौन सी ऐसी एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, देखो सोशल एग्रीमेंट, जैसे आपने जो एग्रीमेंट करी, ये सब क्या है, सोशल एग्रीमेंट है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा तुम मेरा ये नोट्स का बना दो, मैं तुमको पार्टी दूंगा, नहीं दी यार उसने पार्टी, तुम क्या कोर्ट लेके जाओगे अपने दोस्त को, नहीं। तो सोशल एग्रीमेंट, आपके मम्मी पापा आपको क्या कहते हैं, आप अच्छे नंबर ले आओ, हम आपको साइकिल देंगे, नंबर ले आते हो, मान लो साइकिल नहीं मिलती, तो क्या आप उनको कोर्ट लेके जाओगे, नहीं। तो मतलब जो भी सोशल एग्रीमेंट है जो हम अपने रिलेशन में, दोस्तों में ऐसे कर देते हैं, ये सब लॉ इन्फोर्स नहीं करता, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट जाओगे भी तो भगा दिए जाओगे, है ना, कोर्ट नहीं सुनेगा तुम्हारी। मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब जो हमें ऐसा लगता है हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, तो हमने कुछ प्रॉमिस कर दिया कि हम ये करेंगे, मम्मी पापा से कह दिया कि मम्मी पापा हमारे लिए बहुत करते हो, बहुत खर्चा करते हो, हमारी मतलब मेरे अंदर से आ रहा कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया फतेह कर लूँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो क्या ये नहीं करे तुम तो क्या तुमको कोर्ट लेके जाएंगे, नहीं, है ना। डोमेस्टिक एंड फैमिली अरेंजमेंट, जैसे आपके घर में बाबा ने कहा कि हम आपको कल लंच पे ले जाएंगे, नहीं ले गए तो आप कोर्ट नहीं ले जा सकते हो। मतलब जितनी भी तुम्हारी ये सारी घरेलू एग्रीमेंट हैं, सोशल एग्रीमेंट हैं, है ना, ये सब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के बिना कोई एग्रीमेंट, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे दोस्त ने कहा, तुमने कहा यार मेरा नोट्स लिख दो, ठीक है, मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मेरा नोट्स लिख दो, तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा नोट्स लिख दूंगा, तुमने बोला बदले में क्या, उसमें कुछ नहीं चाहिए यार, ऐसे ही कर दूंगा, दोस्ती में कुछ भी। तो क्या ये एग्रीमेंट जो तुम्हारे बीच में डील हुई है ना, कि वो उसने तय हो गया हाँ कर दूंगा, और वो कुछ लेने को नहीं तैयार है, कंसिडरेशन नहीं है, मतलब रिटर्न नहीं है एक दूसरे के साथ कोई इन्वॉल्व, तुम तो ले रहे हो उससे, वो कुछ नहीं लेने को तैयार, तो क्या ये एग्रीमेंट ये जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है, नहीं आती है, क्योंकि कोर्ट इनको भी इन्फोर्स नहीं करेगा। तो सोशल एग्रीमेंट, मॉरल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक फैमिली एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हमको इन्फोर्सेबल बाय लॉ कंसीडर नहीं करते, मतलब ये सारी एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती, ठीक है। जैसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ देख लो, ए एग्री करता है बी को कि हम तुम्हें 20,000 रुपए देंगे, अगर ए रिफ्यूज कर दे मोबाइल डिलीवर करने से तो बी ए कोर्ट केस कर सकता है। जैसे ए ने क्या किया, बी को प्रॉमिस किया, ठीक है, कि मैं तुम्हें अपना जो मोबाइल है, जो भी फोन है बताएगा प्रॉपर, वो 20,000 रुपए में बेचूंगा, लेकिन ए ने क्या किया, जब डिलीवरी का टाइम आया
तो रिफ्यूज ही कर दिया, कहा कि डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो भाई बी, अब तो बी के साथ धोखा हो गया है ना, पैसे दिए उसने, तुमने, फोन ने डिलीवर किया, तुमने तो प्रॉमिस किया था तुम करोगे। तो फिर बी कोर्ट केस कर सकता है कि ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है। कोर्ट फिर वहां पे उसको रेमेडी देगा, मतलब फोर्स कर सकता है एक को कि भाई आप फोन दीजिए, है ना, ये हो सकता है। इन नॉट इन्फोर्सबल बाय लॉ, जैसे कि फ्रेंड ने प्रॉमिस किया आपको बर्थडे ट्रीट देगा, तो क्या कोर्ट ले जाओगे? नहीं। फ्रेंड ने कहा कि हम मूवी चलेंगे एक साथ, डिसाइड कर रहे हैं मूवी चलेंगे एक साथ। प्रॉमिस किया आपने कि आप बी को हेल्प करोगे और आप उसके बदले कुछ नहीं चाहते, तो ये सारी एग्रीमेंट जो हैं ये लॉ के थ्रू इन्फोर्स नहीं होंगी। तो हमें ये समझ में आया कि कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी। और हमने कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग में क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता था? कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो डेफिनेशन था वो सिंपल एक बात कह रहा था, वो कह रहा था कि वो एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल है वही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी एग्रीमेंट होती है इन्फोर्सेबल, कौन सी इन्फोर्सेबल नहीं होती, क्लियर। तो वो सारी एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स कर देगा वो हमारी क्या बनेंगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगी, ठीक है। तो हमें अभी क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है हमने वो भी पढ़ लिया कि प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस जो हम करते हैं वो कंसीडरेशन है ना। और इवन हमने समझ लिया कि प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस मतलब मैंने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया, वो जो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बनता है, प्रॉमिस। तो वो प्रोमिसेस, वो सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे से इन रिटर्न के लिए कुछ किए जाते हैं वो बनती है हमारी एग्रीमेंट। और सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगी जो लॉ इन्फोर्स कर दे। और हमने ये भी समझा कि कौन से लॉ इन्फोर्स करता है और कौन सी एग्रीमेंट लॉ इन्फोर्स नहीं करता है, ठीक है। तो यहां से हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो क्लियर कर लिया कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं कि डिफरेंस क्या है हमारे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। हमने एग्रीमेंट समझा, हमने कॉन्ट्रैक्ट समझा, एंड हियर वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस पार्ट कि क्या है। तो एग्रीमेंट आपने क्या पढ़ा, एग्रीमेंट आपने क्या पढ़ा, एग्रीमेंट हमने पढ़ा कि वो प्रोमिसेस, वो सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न फॉर ईच अदर किया जाता है। तो एवरी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अच्छा एक बात याद रखना कि जो भी आप ये मीनिंग पढ़ रहे हो ना, जो भी सेक्शन में डेफिनेशंस दी हुई हैं, एज इट इज वर्ड यूज करना है आपको। बिजनेस लॉ की यही खूबी है कि वर्डिंग में आप गेम नहीं कर सकते, क्योंकि जरा सा भी तुमने वर्ड इधर उधर किया मीनिंग बदल जाएगा। तो ये सारी एग्जैक्ट तुम्हें पता होनी चाहिए। ये एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। तो अच्छे से याद करना है, इसलिए मैंने एक एक वर्ड को तुम्हें डिफाइन किया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जो लॉ इन्फोर्स कर दे वही तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। सारी एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होती नहीं, हमने पढ़ा है ना। स्कोप क्या है, ये वाइडर टर्म है, इट इंक्लूड बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। हमने देखा था एग्रीमेंट में कौन सी एग्रीमेंट आ रही थी, बिजनेस एग्रीमेंट भी आ रही थी, सोशल एग्रीमेंट भी आ रही थी, है ना, सारी एग्रीमेंट आ रही थी। आपने प्रॉमिस किया कि फ्रेंड को बर्थडे ट्रीट दोगी, वो भी एग्रीमेंट है, वहां पे भी आपने प्रॉमिस किया, दैट इज आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, दैट इज प्रॉमिस, एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट तो सोशल और लीगल दोनों हो सकती है, लेकिन सिर्फ लीगल एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वही सिर्फ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो एग्रीमेंट तो देखो ना, एग्रीमेंट क्या है, बड़ा टर्म है, इसमें तुम्हारी सोशल भी आएगी और इसमें तुम्हारी लीगल भी आएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बताइए मैम, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वो एग्रीमेंट आती है बेटा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है, मतलब सोशल वाली नहीं आएंगी। आपने देखा था ना सोशल वाली एग्रीमेंट नहीं आ रही थी। तो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लीगल आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना सिर्फ लीगल से बनेगा। तो वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं वो ही क्या होंगे, मेरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। बाकी कॉन्ट्रैक्ट, बाकी एग्रीमेंट में सोशल और लीगल दोनों आती है, ठीक। तो ये वाइडर टर्म है, इट इंक्लूड बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। ये नैरोअर टर्म है, ये सिर्फ लीगल एग्रीमेंट लाएगा अपने में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो लॉ थ्रू इन्फोर्स होता है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब इट मे और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। भाई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तुमने बोला कि कल मैं आपको पार्टी दूंगा, ठीक है, उसने बोला ठीक है आप मुझे पार्टी देना, तो लीगल इसमें कोई कानूनन ऑब्लिगेशन नहीं कि तुम्हें करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कोर्ट कचहरी तक खींचे जाओगे, नहीं, करना है करो, नहीं करना नहीं करो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो कोर्ट एक्शन लेगी, है ना। वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें तो एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ,
ठीक है, इन्फोर्सबल बाय लॉ नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें सोशल भी आती हैं, लीगल भी आती हैं। तो जो लीगल होंगी वो जो इन्फोर्सबल बाय लॉ होंगी वो ही सिर्फ हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। सो सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि भाई एग्रीमेंट होगा जब इन्फोर्सबल बाय लॉ होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं, ठीक है, लेकिन सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगी जो इन्फोर्सबल बाय लॉ होंगी, ठीक है। तो ये हमने समझा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में। सिंपल है यार, एग्रीमेंट मतलब सोशल प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, लीगल प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जो लीगल प्रोमिसेस हैं जो इन्फोर्सबल बाय लॉ है वही सिर्फ हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, सिंपल। नेक्स्ट इज जनरल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं, हमने समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मैम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपने बोला कि कोई भी एग्रीमेंट जो हम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम जिसको हम लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं वो हमारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम कब कहेंगे कि कोर्ट कहेगा कि हाँ ठीक है, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो एग्रीमेंट आपने की है आपस में, ये सही है, ये वैलिड है, और कब कहेगा कि वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ एसेंशियल्स है जो होने चाहिए, तभी होगा। जैसे मान लो तुमने किसी के साथ एग्रीमेंट कर ली, ठीक है, बिजनेस एग्रीमेंट कर ली मान लो आपने किसी के साथ, और वो जो पर्सन जिसके साथ तुमने एग्रीमेंट करी वो पर्सन 18 ईयर्स के बिलो था, तुम्हें लगा कि सब कुछ तो सही है यार, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट किया, हम लोग एक दूसरे के इन रिटर्न कुछ करने वाले हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फोर्सबल बाय लॉ भी होगा, क्योंकि कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, सोशल एग्रीमेंट तो है नहीं, बिजनेस एग्रीमेंट ही हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जब कोर्ट जाते हो तो कोर्ट कहता है कि ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे कर लिया आपने? तो आपने बोला क्यों, क्या हो गया? तो कोर्ट बोलता है 18 ईयर से बिलो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं? तो अब आप चौंक गए, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो फुलफिल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मतलब दो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, कब हम कहेंगे कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है और इसके अगेंस्ट लॉ आपकी सुनेगा, ठीक है, आपको रेमेडी देगा। तो वो क्या फीचर्स होने चाहिए? जैसे मान लो ना तुमने बिजनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, सामने वाले बिजनेस से तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे आपको सामने वाले बिजनेस से कहा कि हम आपको अपने जो शोरूम की कार्स हैं वो सेल करेंगे, ठीक है, मान लो प्राइस सेट फिक्स कर ले 15 लाख रुपीस में 2 कार सेल करेंगे आपको, और आपने कहा कि ठीक है आई एक्सेप्ट इट। लेकिन आपके माइंड में कुछ और चल रहा था, आपको लग रहा था कि वो शोरूम में जो न्यू कार है वो सेल करने की बात कर रहे हैं, वो कर रहा था ओल्ड, मतलब क्लियर ही नहीं किया। अब आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट कहेगा पागल हो, ये क्लियरली कहाँ मेंशन है, आप लोगों ने क्लियरली कुछ मेंशन ही नहीं किया एक दूसरे के लिए, हम इसके अगेंस्ट कोई भी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, अपना देखो जाके। तो मतलब कुछ फीचर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए जो उसको वैलिड बनाएगा, और कुछ फीचर्स अगर एलिमेंट नहीं होंगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए हमें समझना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। कल को तुम भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो देख लेना ये सारी चीजें हों, तभी लॉ तुम्हारी सुनेगा, ठीक है। तो पहले हम जनरल एसेंशियल पढ़ेंगे, कुछ साधारण चीजें जो होनी चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी है, जो सेक्शन 10 में नहीं मेंशन है। अदरवाइज एसेंशियल्स के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए वो सेक्शन 10 ने बता रखा है, बट हम अभी जनरल पढ़ेंगे, मतलब वो जो सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत जरूरी है। पहले क्या है, 2 पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होने चाहिए यार, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे ना, एक कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब मैं तुम्हें कुछ देने को तैयार हूँ, तुम मुझे कुछ देने को तैयार हो। अब मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ मैं अपने आप में ये सब तय कर ले रही हूँ, मैं अपने आप को कार बेचूंगी और मैं अपने आप को पैसा दूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जैसे ए ने कहा मैं आपको अपनी पल्सर बाइक मॉडल दिस 20,000 में सेल करने को रेडी हूँ, और बी ने बोला कि ठीक है मैं आपको इसका पेमेंट जो भी आपने कहा है 1 लाख वो पे करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज एटलीस्ट होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। पार्टीज नेचुरल और लीगल पर्सन होनी चाहिए। जैसे ए ने कहा कि हम आपको बाइक सेल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 पार्टीज हैं। तो पहला तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होना जरूरी है। अगर 2 पार्टी नहीं है समझ जाओ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड नहीं है। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप।
इंटेंशन होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन बना रहे हैं, लीगल। मतलब किसी ने भी अगर कोई अपना प्रॉमिस तोड़ा तो कोर्ट तक एक दूसरे को खींचेंगे, है ना। तो पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जैसे ए ने कहा मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, तो ये यहाँ पे हम कोई लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि अगर कल को मैंने पार्टी दी तो तुम मुझे कोर्ट ले जाओगे, ऐसा हमारा कोई रिलेशन नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, हम सोशल एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें ना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में लॉ देखेगा कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या उसमें आप दोनों लोग एक दूसरे को लीगली बाइंड कर रहे थे। अगर हाँ तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर किया जाएगा, अगर नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो प्रॉमिस जैसे ए कर रहा है कि वो अपने फ्रेंड को बर्थडे ट्री देगा, या कोई लीगल इंटेंशन नहीं है कि अगर नहीं दिया तो तुम उसको कोर्ट लेके जाओगे, तुम लोगों ने लीगली कुछ रिलेशन बिल्ड करा है, नहीं। तो एक चीज और होनी चाहिए दो पार्टीज के साथ साथ, वो दूसरी कंडीशन क्या है कि आप दोनों लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें एक दूसरे के साथ लीगल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी इन सर्टेन केसेस। मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो फुलफिल करनी ही करनी होती है। अगर आपने नहीं किया तो कोर्ट कहेगा ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कौन कौन सी चीजें हैं मैम, यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन कैसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे राइटिंग में रजिस्ट्रेशन ये सब कंपलसरी होता है। जैसे कि ए ने अपना घर बेचा है मान लो, तो वो घर जिसको भी बेचा है वो पूरा रिटर्न में रजिस्ट्री के साथ होना चाहिए, तभी आप कोर्ट कचहरी में अपना मुद्दा रख सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपना घर बेचूंगी, मान लो मैंने आपसे ओरली डील कर ली, मैं आपको अपना घर बेचूंगी, आपने मुझे पैसे देने हैं, और मान लो तुमने कल पैसे नहीं दिए, है ना, या तुमने जैसे मान लो कि एडवांस पेमेंट लोग कर देते हैं, मान लो तुमने मुझे, मैंने कहा मैं तुम्हें 50 लाख का घर बेचूंगी, तुमने कहा ठीक है, तो मैंने कहा तुम एडवांस दे दो, तुमने मुझे 10 लाख एडवांस दे दिया। अब तुम्हारा मेरे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, कल को तुम बोलोगे कि अब मैम घर दीजिए 40 लाख का पेमेंट मैं और कर देता हूँ। मैंने कहा कौन सा पेमेंट, पहले कब दिए तुमने। तो यहाँ पे मैं कोर्ट नहीं जा सकती, आप मुझे कोर्ट नहीं घसीट सकते क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे रिटर्न में सब कुछ होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन बकायदा होना चाहिए, तभी कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसीडर करेगा। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटर्न कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ में है कि रिटर्न होना ही होना चाहिए, तभी आप कोर्ट तक जा सकते हो। जैसे घर बेचने वाला मामला, अगर हम रिटर्न में कहते हो आप मुझे कोर्ट ले जा सकते थे, आपके पास प्रूफ होता कि हमने 10 लाख आपको ट्रांसफर किए हैं, या जो भी, मान लो मैंने कैश में लिया, मैं बोलूँगा मुझे तो पता ही नहीं है, चीज़ें दिक्कत करेंगी ना बेटा। तो इसलिए आप ये एकदम ध्यान में रखो कि कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो फुलफिलमेंट होनी जरूरी है, अगर वो होंगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो टर्म्स है ना एग्रीमेंट के वो क्लियर और डेफिनेट हो। मतलब हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें हम कुछ कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं कि मैं आपको ये कार दूंगा, ठीक है, वैसे मैंने बोल दिया आपको मैं आपको 10 लाख में अपनी जो बाइक है वो सेल करने के लिए तैयार हूँ, आपने बोला आई एक्सेप्ट। आपको लग रहा था मैं अपनी नई बाइक बेचने को बोल रही हूँ, मैं बेच रही थी अपनी पुरानी खटारा, फिर आपको लगा कि अरे ये तो गलत हो गया, आप कोर्ट गए कि इन्होंने तो मुझे पुरानी दे दी। कोर्ट कहेगा कि कहाँ आपने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि आप यही देंगे, क्या इन्होंने ऐसा बोला था। अब बोलोगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला था, कोर्ट कहेगा वेल इन आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है फिर। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियरिफाई होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं एग्रीमेंट में, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। वेग टर्म नहीं चलेगा कि मैं तुमको कुछ गुड्स दूंगा, कौन से दोगे स्पेसिफिकली मेंशन करो, किसी प्राइस पे दूंगा, क्या प्राइस होगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है, जो भी एग्रीमेंट है वो क्लियर होने चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। अगर वेग अनसर्टेन एग्रीमेंट है तो वो वैसे भी अवॉइड हो जाएगी। ए एग्री करता है सेल को कि वो कुछ, ए एग्री करता है कि वो बी को कुछ गुड्स सेल करेगा, कुछ मतलब क्या, कौन से गुड्स, कितने गुड्स, किस प्राइस पे, कुछ नहीं डिफाइन है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो अगर आपको जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा तो आपको ये फोकस करना है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब उसमें ये जनरल कंडीशन हो, मतलब दो पार्टीज हो, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन हो, लीगल फॉर्मेलिटीज अगर हैं किसी केसेस में तो आप वो पूरी कर रहे हो फुलफिल, और मीनिंग क्लियर हो, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें हर एक चीज तुमने क्लियर कर रखी हो, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट कुछ एसेंशियल कंडीशन है जो हमारे सेक्शन 10 में दी हुई है, वो भी हमें पढ़नी है, वो हम देख लेते हैं। वो बहुत ईजी है। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। भाई कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब एग्रीमेंट होगी, मतलब कोई ऑफर दे, सामने वाला एक्सेप्ट करे, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं होना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट एक पहली कंडीशन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। अगर एग्रीमेंट है, मतलब ऑफर दिया गया और ऑफर एक्सेप्ट हुआ, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, हमने यहाँ पे एग्रीमेंट डिफाइन कर दिया है और हमने बता दिया प्रॉमिस क्या होता है। मतलब जब प्रॉमिस किया, प्रॉमिस एक्सेप्ट हुआ, ऑफर दिया, बेसिकली ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो वो प्रॉमिस बना। और यही जो प्रॉमिस हमने एक दूसरे के आपस में लेन देन ही लेके हैं, ये होती है हमारी एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले तो एग्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है। अगर एग्रीमेंट है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और मान लो एग्रीमेंट ही नहीं है, तुमने ऑफर दिया, सामने वाले एक्सेप्ट नहीं किया, तो काहे का कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है। तो ए ऑफर टू सेल बी टू, ए ऑफर करता है कि वो अपना लैपटॉप सेल करेगा बी को, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, तो ये एक एलिमेंट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये फीचर होना चाहिए कि वहाँ सबसे पहले एग्रीमेंट हो, सहमति हो आपस में, कि ऑफर एक्सेप्ट भी किया हो, है ना, किया दिया गया हो, और ऑफर एक्सेप्ट भी किया गया हो, और कंसिडरेशन हो, आपस में लेन एक दूसरे के लिए लेन देन हो रहा हो। ठीक है। तुम मेरे लिए कुछ, मैं आपके लिए कुछ, ऐसा चीज़ अगर है तो फिर वो पहली कंडीशन जो हमें फुलफिल करनी है। दूसरा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल कंडीशन जो होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, वो है फ्री कंसेंट। मतलब जो पार्टीज अपनी कंसेंट दे रही है, सहमति दे रही है, ठीक है, द कंसेंट मीन्स पार्टी एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब मैं और आप एक दूसरे के साथ एक चीज पे एक सेंस में क्या करें, एग्री करें। कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब कि कोई भी कोएर्जन, कोई भी जोर जबरदस्ती दबाव पे आप मेरे से एग्री ना कर रहे हो कि हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कंसेंट मीन्स पार्टीज एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना मान लो आईफोन, ठीक है, मॉडल दिस, इस मॉडल मान लो आईफोन 16 प्लस जो है वो 70,000 में सेल करने को रेडी हूँ और मैं आपको ये सेल करना चाहती हूँ। और आपने बोला ठीक है मैं आपका आईफोन इतना इस प्राइस में लेने को रेडी हूँ। मतलब हम दोनों एक ही चीज़ को लेके एक ही सेंस में एग्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ और बोली हूँ आप कुछ और समझ रहे हो, नहीं, हम लोग एक ही पेज पे। पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कंसेंट फ्री हो। फ्री मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ कि तुम मेरा आईफोन ले लो 70,000 में, अदरवाइज मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो यहाँ पे तुम एग्री तो कर रहे हो लेने के लिए, लेकिन क्या तुम फ्री माइंड से कर रहे हो? नहीं, तुम पे प्रेशर है, तुम पे दबाव है कि मेरे को गोली मार देंगी तो मुझे लेना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है। कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होना चाहिए, प्रेशर में नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो है ना कोएर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। पर अभी इतना याद रखना कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ठीक है, जोर जबरदस्ती दबाव में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब जो पार्टीज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना वो कॉम्पिटेंट होंगी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होंगी। लायक इन द सेंस कि पहली बात तो कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन हमारा 11 कहता है कि एक पर्सन कॉम्पिटेंट, एक योग्य कब होगा। पहला, वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड का होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब्ड है और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप कहो कि कोर्ट तुम्हें न्याय दे, अगर वो नहीं परफॉर्म करता है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने की कंडीशन है जो हमने अभी तक पढ़ रही हैं, हम अभी देखते आ रहे हैं। जनरल देखी, ये देखा, एग्रीमेंट होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। मान लो जोर जबरदस्ती में किसी से हाँ करवाई है तुमने, कल को कोर्ट जाओगे कि इन्होंने नहीं परफॉर्म किया, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा वहाँ पे, है ना। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए, मतलब 18 ईयर से अबव हो, साउंड माइंड की हो, और लॉ उन्हें डिस्क्वालीफाई ना कर रहा हो। बहुत सारे केसेस में लॉ कुछ लोग को डिस्क्वालीफाई कर देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे इंसॉल्वेंट, कोई बैंकरप्ट है, तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कल को कोर्ट के पास जा रहे हो, कह रहे हो मेरा पैसा नहीं दे रहा, अरे वो इंसॉल्वेंट था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों? कोर्ट तो यही पूछेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ये भी देखना है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट मतलब 18 ईयर अबव हो, साउंड माइंड हो, डिस्क्वालीफाइड ना की गई हो लॉ के थ्रू, तो अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी वो वैलिड होगा।
नेक्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या होता है, वो होता है लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब ये जो कंसिडरेशन है, जो लेन देन हो रहा है हमारे बीच में, वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ए ने कहा आपने अपने दोस्त से कहा कि यार मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा तो मुझे चीटिंग करा दे। तो यहाँ पे ये जो लेन देन तुम कर रहे हो, क्या ये लीगल है? नहीं। वो पैसे ले तो रहा है, चलो वो तो लीगल है, वो पैसा वर्ल्ड मनी इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज लीगल। लेकिन तुम बदले में क्या ले रहे हो? तुम्हें चीटिंग करनी है। तो ये जो आप कंसिडरेशन इन्वॉल्व कर रहे हो वो क्या है? इलीगल है। तो कंसिडरेशन अगर लॉफुल नहीं होगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनवैलिड है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब वहां पे जो कंसिडरेशन है, जो लेन देन हो रहा है, वो क्या है? लॉफुल है, मतलब लीगल है। तो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ए ने कहा कि मैं गुड्स तुम्हें सेल करूंगा 10,000 के लिए, ये लॉफुल कंसिडरेशन है। तुम अपना गुड्स दे रहे हो, लॉफुल। वो तुम्हें पैसा दे रहा है, लॉफुल। यहाँ कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हम लोग, है ना, इलीगल लेन देन नहीं कर रहे हम लोग। नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। इवन जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो भी लॉफुल होना चाहिए। हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर पर्पस लॉफुल नहीं है, जैसे हमने बोला कि हम दोनों लोग मिलकर स्मगलिंग करेंगे, हमारा पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट करने का, डील करने का एक दूसरे के साथ, वो लॉफुल है क्या? हम लॉफुल चीजें कर रहे हैं जो कानून के नजरों में सही है? नहीं, इलीगल करे। कल को मैंने बोला कि ये मुकर गया तो कर ही नहीं रहा मैं स्मगलिंग, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड है ही है, और साथ में हम लोग और अच्छे से ढकेले जाएंगे, है ना। तो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट पर्पस लॉफुल होना चाहिए। ए एग्री करता है कि वो गुड्स, स्टोलन गुड्स बेचेगा बी को। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें चोरी का माल जो है वो बेचूंगा, और बी ने कहा हाँ ठीक है मैं ले लूंगा। तो ये भी क्या है यहाँ पर्पस जो है, चोरी का माल बेचने का पर्पस एक दूसरे को, तो वो इलीगल है। तो यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है ना, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक और जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट जो है वो वॉइड नहीं होने चाहिए। मतलब मैम, मतलब ये कि तुम खुशी से कुछ ऐसा प्रॉमिस कर दो करने का जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। जैसे मैंने कहा बी को कि मैं तुम्हारे जो मान लो तुम्हारे दादाजी को, मान लो ऐसे पर दादाजी को वापस ले आऊंगी तो मुझे 10,000 रुपए देना। ये जो एग्रीमेंट मैं कर रही हूँ उसके साथ, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूं, उनको ले आओ। क्या ये जो एक्शन का एग्रीमेंट मैंने किया है, क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं किसी के मरे हुए को वापस ला सकती हूँ? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये क्या है? ये एग्रीमेंट तो बिल्कुल ही वॉइड है, मतलब सुनने में एकदम एक्सप्रेसली वॉइड है। अरे इम्पॉसिबल चीज की बात की मैंने, एग्रीमेंट दे दी, तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किया ये वैलिड है? नहीं है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एग्रीमेंट आप करो वो वॉइड नहीं होनी चाहिए। अगर वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, वो प्रोमिसेस ही फेक हैं, तो फिर काहे का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एग्रीमेंट शुड बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द एक्ट। सर्टेन एग्रीमेंट आर वॉइड बाय लॉ, दैट इज इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, ये सब वॉइड हैं। अभी और भी पढ़ोगे तुम एग्रीमेंट जो वॉइड होती हैं। तो अगर उसको तुम परफॉर्म करने का प्रॉमिस कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, तो वो भी क्या है? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड है कब इनवैलिड हमने देखा। वैलिड कब होगा? जब उसमें ये सब चीजें अवेलेबल हो, दैट इज एग्रीमेंट हो, कंसर्न बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, पार्टीज कैपेबल हो, जो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो भाई कैपेबल हो, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन हो, आपस में जो लेन देन कर रहे हैं हम वो भी लॉफुल हो, पर्पस भी हमारा लॉफुल हो, एग्रीमेंट वॉइड ना हो, है ना, कोई ऐसी चीज का हमने प्रॉमिस कर दिया जो इम्पॉसिबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स इनवैलिड हो जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी ना, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। दो पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर हैं कुछ केसेस में कि रिटर्न में होना चाहिए, वो सब हम फुलफिल करें, मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें एक एक चीज़ हम स्पेसिफाई करें कि एग्रीमेंट में कितना रुपए, कितना गुड्स, क्या जो भी हम सेल कर रहे हैं वो क्लियरली बताएं। ऐसे नहीं कि वे हवा में कुछ भी बोल रहे हैं और क्लियर नहीं है कि क्या है, तो भाई ऑफ कोर्स आप कोर्ट तक नहीं जा पाओगे और कोर्ट यही कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है, आपने चीज़ें स्पेसिफिकली एक दूसरे से कही ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा, आपका हमने इन डिटेल में समझा। सबसे पहले तो बिजनेस लॉ का एक इंट्रो लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रो लिया, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट से हमने एग्रीमेंट
और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट को भी हमने तोड़ा कि एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस को भी हमने तोड़ा, है ना। ये सब हमने एक ओवरव्यू लिया, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर ना इन सब पे एक एक बेस्ड है, ऑफर पे एक पूरा है, प्रॉमिस पे पूरा है, तो मैंने सब कुछ आपको क्लियर किया। उसके बाद हमें समझा इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होती है, कौन सी एग्रीमेंट होंगी कौन सी नहीं होंगी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, ये समझा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो वैलिड होगा। कुछ जनरल कंडीशन, कुछ हमारे सेक्शन में मेंशन कंडीशन हमने आइडेंटिफाई करी और समझी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा। जो भी कोई भी सजेशंस है कि आप किस तरीके से और समझना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, कोई भी आइडियाज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को, राइट। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।